एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू एवी एकेडमी। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त साम्राज्य में भारत ने अपने विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। तो हम यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की बात ब्रिटिश एरा से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को ये समझाने की कोशिश की कि भारतीय दोयम दर्जे के लोग हैं, दोयम दर्जे के प्राणी हैं, और वो ब्रिटेन से आए हैं भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए। और जो इंपीरियल राइटर थे, इंपीरियलिस्टिक राइटर्स थे, उनके द्वारा भारतीयों को ये समझाने की बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की। बट जो नेशनलिस्ट राइटर थे उन्होंने बताया कि नहीं, भारतीय इन लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली एवं समृद्ध थे, पूर्वार्ध में भी, बहुत समय पहले भी और प्राचीन काल में भी। और जो हमारे नेशनलिस्ट राइटर थे उन्होंने ये करके भी दिखाया। उन्होंने इसी कड़ी में गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें बताया बहुत अच्छे से कि गुप्त साम्राज्य कितना स्वर्णिम युग था भारत का, और गुप्त साम्राज्य में भारतीयों ने किस तरह की वेल्थ को एक्सपीरियंस किया था। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, और श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। बट वो बहुत बड़े राजा नहीं थे, वो महाराजा की उपाधि या किसी बड़े राजा की उपाधि भी धारण नहीं करते थे। उसके बाद आते हैं महाराजा घटोत्कच। इनके नाम के आगे हमें दिखता है कि महाराजा लगा हुआ है, बट ये भी कोई नोटेबल पर्सनैलिटी नहीं बन पाए। अंत में हमें दिखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम असल में जो फाउंडर कह सकते हैं कि जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना उसके एक्चुअल फॉर्म में की, वो चंद्रगुप्त प्रथम हमें दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत हद तक कहा जाए तो उन्होंने पहले तो कुमारा देवी से शादी इसलिए की थी, जो लिच्छवी क्लैन की प्रिंसेस थी, कि उनके साम्राज्य को विस्तृत करना चाहते थे। उन्होंने सिक्के जारी किए, और वो मॉडर्न बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का जो एरिया था उसको पहले तो अपहोल्ड करते थे। जो पाटलिपुत्र का जो पूरा एरिया था उसको अपहोल्ड करते थे, और वहां पे उन्होंने बहुत ही तगड़े साम्राज्य की स्थापना शुरू की थी। और उसके बाद ऑल द वे समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त किसी पहचान के मोहताज नहीं है। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। वैसे तो नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो समुद्रगुप्त हैं वो बहुत पहले आए और नेपोलियन बहुत बाद में आया। बट भारतीय हर चीज को बिना सोचे समझे अपना लेने वाले लोग होते हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई मूर्ख ना बनाए। तो समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त एक बहुत महान राजा हुए, बहुत महान योद्धा हुए। उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को आगे जाकर लिखवाया और उसको विस्तृत किया। प्रयाग प्रशस्ति तो पहले से थी, बट प्रयाग प्रशस्ति में जो गुप्त वंश का जो उल्लेख पूर्ण रूपेण हमें आज के समय में दिखता है वो समुद्रगुप्त का ही काम है। समुद्रगुप्त वीणा वादन के मतलब रुद्र वीणा बजाने में बहुत पारंगत थे। समुद्रगुप्त मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग, और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उनकी बहुत ज्यादा थी, और उनको माना जाता है कि वो एक, उनके शरीर पे कट्स के निशान बहुत ज्यादा थे, और वो एक बहुत अच्छे रूलर माने गए हैं। समुद्रगुप्त के बाद अगर अपने चरमोत्कर्ष को कोई देखता है, अगर गुप्त वंश के चरमोत्कर्ष को देखना है तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को पढ़ना होगा। विक्रमादित्य के समय में जो गुप्त वंश है, जो गुप्त साम्राज्य है, वो अपने चरमोत्कर्ष को देख रहा है, अपने हाईएस्ट पीक को देख रहा है। और उस समय पे जो गुप्त वंश है वो अपने महानतम शिखर पे था। और मैं इस चीज को भी कोट करना चाहूंगा थोड़ा सा, कि जो उस समय की प्रोस्पेरिटी थी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वो बहुत बहुत हाई लेवल की हो गई थी। उसके बाद हम कुमार गुप्त को प्रथम को देखते हैं, जो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और जिन्होंने पहली बार हुणों को या हंस को
हराया, और उन्होंने ही भारतीयों को ये दिखाया कि हाँ, हम किसी भी चीज को, किसी भी शत्रु पे विजय पा सकते हैं, बस हमें अपने स्टैंड पे फोकस रहना चाहिए। अंतिम महान शासक जिनको कहा जाता है वो स्कंदगुप्त है, जिन्होंने हुणों को असल में हरा के और मार के भारत से भगाया था। हुण जो कि मंगोलिया से आए थे तिब्बत को पार करते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकृत सत्ता, प्रभावशाली प्रशासन, सामंतवाद की नींव यहीं से पड़ती है। सामंतों को जैसे आजकल होते हैं कि प्रखंड अधिकारी हो या जिले में किसी को मान लीजिए, जिला अधिकारी मान लीजिए, उस वैसे ही सामंतों को उस समय नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन, भूमिपाल, ग्रामिक न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्र पर आधारित थी। मनुस्मृति उस समय जो थी वो पूर्ण रूपेण थी। 18 पुराणों की जो रचना मानी गई है वो गुप्त काल में ही मानी गई है। हमारे जो आर्यभट्ट हैं वो गुप्त काल में ही माने गए हैं। हमारे सुश्रुत जो हैं, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, वो गुप्त काल से हैं। हमारे आर्यभट्ट जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है वो गुप्त काल से हैं। कालिदास वो गुप्त काल से हैं। कालिदास किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो इन ऐसे लोग उस समय बैठे थे, वराह मिहिर बैठे थे। तो इन लोगों को किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। ये लोग बहुत महान लोग थे उस समय, और सारे के सारे गुप्त काल में मौजूद थे। उसके बाद समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन, साम्राज्य का विस्तार किया, विजय अभियान और राजसू यज्ञ कराया। मुख्य शत्रु शक और हुण मैं आपको बता चुका हूं। जैसा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो थी। कृषि आधारित व्यवस्था अगर इसको हम कहें तो वो पूर्ण रूपेण सत्य नहीं होगा, क्योंकि जो आर्थिक क्रियाकलाप थे इस समय पे वो बहुत ज्यादा विस्तृत थे। उस समय पे इंडस्ट्री थी, उस समय पे हथियारों की इंडस्ट्री थी, और उस इंडस्ट्री का बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहा था। सोने और चांदी के सिक्के थे, तांबे और लोहे का उपयोग था, विदेशी व्यापार रोम, दक्षिण और पूर्व एशिया में फैला हुआ था। तो एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था, और बहुत विस्तृत जो इकोनॉमिकल जो वर्क था, जो इकोनॉमिकल डोमेन था, वो बहुत बड़ा था गुप्त साम्राज्य का। तो इस तरह से हम इसको बहुत एक विस्तृत रूप में देखें, ना कि बहुत ये कृषि आधारित। तो बहुत अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 40% ही कृषि आधारित था, बाकी वेरियस चीजें थी गुप्त साम्राज्य के पास। उसके बाद नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, रचनाएं कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कालिदास का भी वर्णन मैंने किया था। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोलविद भी इस समय पे थे। अजंता और एलोरा गुफाओं में जो कार्विंग है वो उसी टाइम की है। जो मूर्तियां बनाई गई हैं अजंता और एलोरा की, वो उसी समय की हैं। बौद्ध स्तूप और मंदिरों का निर्माण कराया गया, जैसे दशावतार मंदिर और देवगढ़ का किला। ये दोनों उसी समय के स्थापत्य कलाएं हैं जो बहुत अपने विस्तृत रूप में हमें दिखाई देती हैं। मूर्ति कला, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जैसा कि हम इस पीपीटी में देख सकते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हैं। नीचे जो हम रावण है, रावण कैलाश पर्वत सहित शंकर भगवान और माता पार्वती को उठाने की कोशिश कर रहा है उनके गणों के साथ। तो ये कितना अच्छा पोर्ट्रे है उस समय का। तो और कितनी बेहतरीन कलाकारी है, मूर्तियों को हम देख सकते हैं कि जीवंत सी है। तो इस तरह से हम उस समय की कला का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की कला और किस स्तर का स्थापत्य रहा होगा। उसके बाद हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है उस समय पे, नो डाउट। जो थे, जो हमारे गुप्त राजा माने गए हैं वो वैष्णव माने गए हैं, और वैष्णव में उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था उस समय, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय पे बहुत डिक्लाइन हो चुके थे। बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण फिर भी उस समय प्राप्त हुआ गुप्त शासकों के द्वारा। धार्मिक सहिष्णुता बहुत थी समाज में, क्योंकि प्रॉस्परस था समाज, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। लोगों के पास खाने पीने, रहने और ओढ़ने पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी।
कारण, अच्छा डिक्लाइन का कारण क्या है? डिक्लाइन का कारण जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हुणों का आक्रमण, जो हन थे, हुण थे, हम हिंदी में हुण बोलते हैं, इंग्लिश में हन बोलते हैं, इनका आक्रमण और आंतरिक इंटरनल संघर्ष, जो आंतरिक संघर्ष था वो बढ़ रहा था सत्ता प्राप्ति के लिए। अंतिम शासक विष्णुगुप्त साम्राज्य का विघटन 6ठी शताब्दी में जाकर होता है, अंत होता है हमारे गुप्त साम्राज्य का। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। कला, विज्ञान और साहित्य का चरमोत्कर्ष था ये। भारतीय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव आज तक है। अच्छा, स्थायी प्रभाव की थोड़ी सी व्याख्या कर ले। इसी समय पे हमारे 18 पुराण लिखे गए। इसी समय पे सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा, जो आज भी मेन बुक है। न्यूटन की सारी थियरीज वहीं से आती हैं। आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं जाके, आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत महानतम समय था वो। भारतीय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव ऐसे ही नहीं बोला गया है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। और आप हमारे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए avacademy.in पर जा सकते हैं। और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय।